नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ रहे हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इससे पूर्व हम उनकी एक और कहानी इकाई 10 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, भोलाराम का जीव। अब अभी तक आपने नहीं पढ़ी हो तो वह भी पढ़ लीजिए। वह भी एक व्यंग्य रचना है और यह भी एक हास्य व्यंग रचना है। देखिए, व्यंग्य को सबसे पहले व्यंग्य रचना कल हमने एक और पढ़ी थी, बंग महिला जो है राजेंद्र बाला घोष, उनकी रचना पढ़ी थी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो वह भी व्यंग्य रचना थी और उसे हिंदी की पहली व्यंग्य रचना माना जाता है। वह चांद से संबंधित थी और यह कहानी भी, यह व्यंग्य रचना भी चांद से संबंधित है। तो इसलिए मैंने जस्ट इसके बाद आपको इसे पढ़ाया। दूसरी बात, हरिशंकर परसाई जी ने हास्य व्यंग्य परक रचनाएं रखी, लेकिन उनके व्यंग्य जो हैं वो केवल हास्य के लिए ही नहीं लिखे गए, उनमें गहरे सामाजिक सारोकार भी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर परसाई जी की यह विशेषता है कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार, चाहे प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, चाहे पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो, चाहे समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार हो, उस पर अपनी लेखनी चलाई। लेकिन किस प्रकार व्यंग्य को माध्यम, हास्य व्यंग्य को माध्यम बना के, यानी हंसते हंसते वह बहुत तीखी चोट करते हैं सामाजिक विसंगतियों पर। हास्य का प्रयोग इसलिए किया ताकि ये रचनाएं जन जन में पहुंच जाएं। देखिए, व्यक्ति जब समाज में सुधार कर सकते हैं जब पहले हम अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचा दें। तो ये रचनाएं थी, हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं को लोग बहुत खरीद के पढ़ा करते थे। इतनी रोचक शैली में ये लिखी जाती थी, लेकिन जो लिखा गया है वह तो मात्र एक हास्य था, उसके अर्थ बहुत ही गंभीर हुआ करते थे। जैसे कि आपने कॉमेडी शो देखा होगा कपिल शर्मा, उसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना है, लेकिन हरिशंकर परसाई जी का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज की जो भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट व्यवस्था है, उनको उजागर करना है। इनकी सभी रचनाएं काफ़ी फेमस है, चाहे सदाचार का ताबीज हो, भोलेराम का जीव हो, पगडंडियों का जमाना हो, ठीक है। लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न समय समय पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब बात यदि करें इस कहानी की, आज की कहानी की, तो इसमें पुलिस प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया गया है इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से। यहाँ इंस्पेक्टर माता दीन एक विशेष कैरेक्टर नहीं, बल्कि पूरे जो पुलिस प्रशासन है, पूरे जो पुलिस प्रशासन के इंस्पेक्टर हैं, थानेदार रैंक के अधिकारी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। देखने पर सामान्य सी कहानी यह है कि यहाँ से धरती से एक इंस्पेक्टर जाता है चांद पर और वहाँ मामलों की जानकारी लेता है कि क्यों वहाँ पर अपराधी पकड़े नहीं जाते, या वहाँ पे अपराध होते नहीं हैं, वो घूमने जाता है या किस क्रम में जाता है। यही सब इस कहानी के अंतर्गत है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, जो लिखा गया है उससे भी ज़्यादा गंभीर अर्थ वह है जो हमें समझना है। हमारे पाठ्यक्रम में कोई भी रचना इसलिए नहीं, सिर्फ एक हास्य रचना है इसीलिए नहीं लगी हो सकती नेट जैसे पाठ्यक्रम में। उसके जरूर कुछ गंभीर अर्थ भी हैं, उनके कुछ छुपे हुए भाव भी हैं जो हमें समझने हैं, और उसी को समझने का प्रयास करेंगे हम आज की हमारी इस कक्षा में। जैसे कि अभी की वर्तमान समय में मैं बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, उसमें कोई भी पुलिस की जो तहकीकात है, उसमें जो पुलिस तहकीकात कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है। सभी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। यह कैसे पता चलता है कि पुलिस, यानी कहीं ना कहीं तो हमने पुलिस के बारे में पढ़ा है पत्रकार के माध्यम से, या इन साहित्यकारों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि पुलिस जो है वो एकदम से सही काम नहीं करती है, उसके ऊपर राजनीतिक दबाव भी होता है, उसकी खरीद फरोख्त भी होती है, और हम सब जानते हैं कि इस केस में भी पुलिस सही से काम अपना नहीं कर रही है। इसीलिए बार बार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीआई भी एक पुलिस की संस्था है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है। वहाँ पर भी मनुष्य ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो भी सही इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि फिर भी बॉम्बे की जो पुलिस है उससे ज़्यादा सेंट्रल की वो पुलिस होगी। बस यही इसमें अंतर है कि वो अपनी महाराष्ट्र सरकार के अधीन है यह पुलिस, और वह अधीन होगी केंद्र सरकार के। बाकी सभी जगह यह भ्रष्टाचार उतना ही व्याप्त है। सीबीआई की अधिकतर केसों में रिपोर्ट भी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी इसके प्रति अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए, जैसे कि
अभी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से ये हम एक अच्छा सा कैंपेन चला सकते हैं। ये समझ आ रहा है कि जनता भी जागरूक है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन पहले ये पुस्तकें थी जिनके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता था, जैसे भारतेंदु जी ने किया, उसी प्रकार हरिशंकर परिसाई जी भी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं। जब भी व्यंग्यकारों की हिंदी साहित्य में बात की जाती है तो हरिशंकर परिसाई जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से एक तरीके से समाज सुधार का कार्य इन्होंने किया है। समाज सुधार इसलिए क्योंकि इनकी रचनाओं के माध्यम से हम हंसते हंसते समाज की विद्रूपताओं से अवगत हो जाते हैं, और जब हमें गलत चीज़ की पहचान हो जाती है तो हम उससे बच भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। और किस प्रकार की कार्यशैली होती है भारतीय पुलिस की, इसके भी हम इस कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। यानी कि जो भारतीय पुलिस होती है वो किसी की भी बात नहीं मानती, वैज्ञानिकों की भी बात नहीं मानती। वो क्या कहती है कि जो उसे सही लगता है उसी को सही मानती है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। अर्थात यदि पुलिस किसी के पीछे पड़ जाए तो उसी को सजा दिला के रहती है, चाहे फॉरेंसिक लैब वाले कितने भी कहें कि ये इसके निशान ही नहीं है। लेकिन पुलिस की कार्य करने की अपनी एक विशिष्ट प्रणाली है। मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। तो मातादीन कैसे हैं? एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी आप इन्हें कह सकते हैं, अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आपने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पूरी पढ़ी है, चैनल पे मैंने पढ़ाई है, तो आप जान जाएंगे कि अंधेरे से तात्पर्य नकारात्मकता। शक्तिमान सीरियल आता है, उसमें किलविस सम्राट है, क्या कहता रहता है हमेशा, अंधेरा कायम रहे, यानी चारों तरफ नकारात्मकता फैली रहे, गलत काम होते रहें, चारों तरफ प्रलय, बर्बादी, गलत, ये अनाचार, अत्याचार होते रहें। तो अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर हैं। तो आप समझ जाएं कि यह भी एक भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी हैं। किसी भी तरीके से इन्हें अपना केस पूरा करके ऊपर रिपोर्ट भेजने से मतलब होता है। आगे देखते हैं। अब हरिशंकर परिसाई जी कहते हैं कि मुझसे पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं जी, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूं तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। आपने देखा है ना कि काफ़ी सारी सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर लाखों करोड़ों यात्राओं पे खर्च कर दिए जाते हैं। यहाँ से टीम वहाँ जाती है, वहाँ से टीम यहाँ आती है, करते धरते कुछ नहीं है। उनका समाज से कोई सारोकार नहीं होता, बस वो कागजी कार्रवाई करते हैं, कागज़ पे नियम बनते हैं, कागज़ पे प्रोटोकॉल बनते हैं, बस यही काम होता रहता है और जनता के पैसे की बर्बादी होती रहती है और युद्धाभ्यास होते रहते हैं साथ साथ में। और उनका क्या फ़ायदा निकलता है? फाइनली तो युद्ध हो ही जाता है, कोई मित्रता कायम नहीं रहती। चीन के साथ समय समय पर युद्धाभ्यास होते रहते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन क्या वह अपनी नापाक इरादों से कभी बाज आता है? कभी नहीं आता। तो ऐसे ही एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर मातादीन है वह चांद पर गए। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे जा रहे थे
क्या कहते जा रहे थे, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी हनुमान जी की सुंदरकांड की यह चौपाई पढ़ते जा रहे थे ताकि उनका सारे काम सिद्ध हों। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्सा, FIR रख दी है जी पैक्सा, और रोज नमाचे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे कि हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के वक्त अपनी खटला को मदद के लिए भेज देना। यानी पत्नी उनकी प्रेग्नेंट है तो वो कह रहे हैं उसकी मदद के लिए अपनी पत्नी को भेज देना। बलभद्र जी ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पैक्सा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दी ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दी ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते, यानी गाली देकर नहीं बोलते। तो यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने ध्यान केंद्रित किया पुलिस की भाषा शैली के ऊपर के किस प्रकार की भाषा शैली का हमारे पुलिस वाले उपयोग करते हैं। माता दी ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दी यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम से जीवन भागता हुआ आया। बोला, पैक्सा, SP साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हो गए, बोले कह देना भाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। तो यानी कि हर बड़ा अधिकारी अपने से छोटे रैंक वाले अधिकारी से अपनी तीमारदारी करवा रहा है। इंस्पेक्टर माता दीन अपने से छोटे रैंक वाले हवलदार से करवा रहे हैं, और ये जो SP साहब की पत्नी है वो इनसे चांद से क्या मंगवा रही है? एड़ी घिसने का पत्थर। सोचिए ऐसे पुलिस, और ये हकीकत है, ये समाज की वास्तविकता है। वर्तमान समय में ऐसा ही होता है, भले ये रचना पहले लिखी हो लेकिन वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दी ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रॉब से उतरे और अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दी ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा, अर्थात उनको सल्यूट नहीं मारा, क्योंकि वहाँ सभी समान थे, किसी के भी स्टार के आधार पर रैंक निर्धारित नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, इसलिए भी उन्होंने सल्यूट नहीं मारा। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दी ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलायजा किया। देखिए, भाषा पे ध्यान दीजिएगा। हरिशंकर प्रसाई जी ने जिस पुलिस महकमे का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो उनकी जो भाषा शैली है उसमें जो पुलिस विभाग से संबंधित शब्द हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। यानी रचना के अनुसार ही भाषा शैली को हरिशंकर प्रसाई जी उपयोग करते हैं, बदल लेते हैं, और यही उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है कि इतनी रोचकता से भाषा लिखते हैं वो अपनी रचना को, कि पाठक सहज ही जुड़ जाता है कि अब आगे क्या होगा। एक जिज्ञासा बनी रहती है, कहते हैं ना सस्पेंस जिसे आप लोग कहते हो, तो वही सस्पेंस क्रिएट होता है कि अब आगे क्या होगा। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। IG ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दी ने कहा, हनुमान के दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी हैं। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा जाए और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं है, अर्थात पृथ्वी पर भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले गए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ, उस पर से मूर्तियाँ बनवाई और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। यानी पहला काम क्या करा है माता दी ने? मंदिर स्थापित करने का, है ना। धर्म के नाम पर भारत में सर्वाधिक लोगों को मूर्ख बना बना के लूटा जाता है। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। अपने गड़बड़ कामों में हनुमान जी को भी भागीदार बना ही लिया। माता दी ने उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया।
शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए, सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? मतादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजरें रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? यानी कि हमारे तो देश में पुलिस डिपार्टमेंट को अधिक से अधिक तनख्वाह देने की मांग की जाती है, और लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये उल्टी उनकी तनख्वाह जाके घटवा देते हैं। अब इसके लिए तर्क क्या देते हैं, यह देखते हैं। मातादी ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। तो इस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी हमें समझा रहे हैं कि पुलिस की तनख्वाह कम होना भी क्या है, एक कारण है। अपराध अपने आप बढ़ जाते हैं क्योंकि वो वसूली किससे करेंगे? अपराधियों से। तो इस प्रकार से यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग के माध्यम से यह स्पष्ट हमें किया है। अब देखिए, मातादी ने सुधार कर दिए, 2 सुधार कर दिए, तो तनख्वाह घटवा दी और एक हनुमान जी के मंदिर बनवा दिए। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मातादीन को देखने आने लगे कि वह कैसा आदमी है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वह कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। यानी तनख्वाह कम देने पड़ रही है तो सरकार को भी बजट में अच्छा मिल रहा है, यानी ज़्यादा पैसे बच रहे हैं ना, बचत हो रही है। और वो क्यों खुश हैं? क्योंकि ऊपरी तनख्वाह उनकी बढ़ गई। जब अपराधी नहीं हो रहे थे, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे थे, तो भाई ऊपरी की आमदनी भी नहीं थी। अब अपराधी को पकड़ के अब आपने देखा ना कि इंस्पेक्टर मातादीन वाले जैसे लोग तो किसी को भी सजा दे देते हैं, तो यानी सबसे वसूली कर रहे हैं, ऊपर की तनख्वाह आ रही है, मस्त हो गए। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएं क्या करा इन्होंने, आपकी पुलिस की भाषा शैली क्या है वो भी बता दिया, पुलिस अपराधियों से किस तरीके से पैसे वसूलती है यह भी बता दिया। और अब वो एक नमूने के तौर पर एक केस भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हरिशंकर परसाई जी। यानी आपको पूरी तरीके से हरिशंकर परसाई जी पुलिस की व्यवस्था से अवगत करा कर ही दम लेंगे। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। एविडेंस कॉमा लगा के उन्होंने लिखा है। अब देखिए एविडेंस क्या तलाशा जाता है। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। थोड़ा जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि जीभ लड़खड़ा जाती है कभी कभी, और जल्दी इसलिए भी ताकि कम समय में कहानी पूरी हो जाए, और जल्दी इसलिए भी क्योंकि मेरी गुड़िया भी शोर मचा रही है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से, ताकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी दिन आपकी क्लास मिस हो, और समझ में भी आपको अच्छे से आ जाए, यह भी ज़रूरी है। तो दोनों कामों का तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ता है। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। अब देखिए पुलिस का एक और कारनामा उजागर कर रहे हैं हमारे साथ। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा, यह सब ठीक है,
वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहे हैं उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था हुजूर, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए ही क्यों? अब सोचिए, ऐसा ही तो होता है। इसीलिए तो यदि सड़क पर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग उसकी मदद नहीं करते। कोई भी पुलिस और कोर्ट कचहरी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। तर्क प्रणाली नहीं है, ये तो कुतर्क प्रणाली है, यानी कि अपनी ही बात वो गाए जा रहे हैं। अब बेचारे का मकान है, उसके मकान के आगे कोई मर रहा है तो वो तो आंखों से देखेगा ही ना, लेकिन नहीं, कुल मिला के अपनी ही बात पुलिस को सही करनी है। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये तो पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी ही है। सवाल यह है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। यह है पॉइंट की बात। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा किसको होनी चाहिए। फर्क किस बात से पड़ता है कि किस पे साबित हो सकता है और किस पर साबित होना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए, हाल ही में सुशांत सिंह का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इसी प्रसंग पे बात करेंगे कि गलती किसकी है। चलिए ठीक है, एक घड़ी को मान लेते हैं कि सुशांत सिंह ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उस डिप्रेशन में लाने के लिए कुछ तो कारण होंगे ना, कुछ तो लोग जिम्मेदार होंगे उन्हें। तो उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये नहीं मैं कह रही हूँ कि उन्हें फांसी पे टांग दो, लेकिन कुछ तो कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए ताकि आगे किसी के बच्चे को इस तरीके से परेशान नहीं करें। और ये सभी लोगों के लिए एक सबक होगा, क्योंकि आगे हमारे और आपके बच्चे भी किसी न किसी क्षेत्र में जाएंगे और ये हर क्षेत्र में ये चीज़ें व्याप्त हैं। तो इन लोगों को कम से कम खबर तो हो, लेकिन इससे पुलिस को कोई मतलब नहीं होता। पुलिस क्या ढूंढ रहेगी कि ये किस पर साबित होना चाहिए, यानी ये पहले से तय होता है कि हमें किसको बचाना है और किसको सज़ा देनी चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। क्या तर्क देते हैं कि सब मनुष्य बराबर है, चाहे किसी को भी फांसी पे लटका दो, सभी में परमात्मा का अंश है। किसी ने तो मारा है तो अब ये देख लो कि किसको लटका सकते हो, उसी को लटका लो। यानी पैसे वाले लोग तो छूट जाएंगे और किसी गरीब को उसका मुर्गा बना के दे दो कि भाई इसकी वजह से फलाना व्यक्ति मर गया या इस फलाने व्यक्ति ने फला व्यक्ति को मार डाला। ऐसे हजारों केस हैं भारतवर्ष में जहाँ अपराधी को सज़ा नहीं हुई है, पैसे वालों को सज़ा नहीं हुई है, किसी और कोई कारण बता दिया जाता है। वो तो 6 लोगों को कुचल के भी पैसे वाले बच जाते हैं और किसी ड्राइवर पे पैसे वैसे दे के और वो अपने इल्ज़ाम सिर ले लेता है या पुलिस उसके सिर धर देती है, बस ऐसे ही बच जाते हैं। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन दो बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। समझ गए आप? काफ़ी सटीक रचना है हरिशंकर परसाई जी की। उनकी रचनाओं से वैसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। एक बार पुनः मैं हरिशंकर परसाई जी से आज यहाँ प्रभावित हूँ। इतना स्पष्ट कोई कैसे लिख सकता है, और वह भी हास्य के रूप में। मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। मातादी ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है ना, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम भरो FIR। मातादीन जी ने FIR भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी।
यानी कि जगह भी खाली है कि अगर कोई और कुछ उसमें लिखना है तो वहाँ आप लिख सकोगे। ये मूवी देखी थी मैंने, पिंक, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू वाली बेहतरीन मूवी थी। तो उसके अंतर्गत इसी बात से अमिताभ बच्चन जी ने पकड़ लिया था, क्योंकि वहाँ पे लाइन छोड़ दी जाती है, अलग से वहाँ पे बाद में स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। यानी उस तारीख में जिसमें केस हुआ है उसके 25-30 दिन बाद भी केस दोबारा रजिस्टर हो जाता है। कहाँ पे? उस खाली जगह में। तो ये वही चीज़ है। पुलिस वाली जो महिला थी उन्होंने ये लिखा था, और यही पुलिस का यहाँ पे प्रसंग आया, तो चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। और इन चीज़ों को आप जोड़ते हुए चलें, रचनाओं को एक दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, वर्तमान से प्रासंगिक हैं यह, जिनसे रिलेट करते हुए चलेंगे, तो आपको लंबे समय तक रचनाएं याद रहेंगी। और मेरे लिए सिर्फ ये क्लास नहीं है कि मैंने एक क्लास आपके लिए बना दी, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत कम आते हैं, ना तो आप लोग शेयर करते हो, नए वीडियो को लाइक करते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह दोनों ही मुझे चाहिए। अगर आपको शेयर करने में परेशानी है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यदि वीडियो पे लाइक होते हैं तो यूट्यूब उसे आगे यदि कोई को सर्च करता है, तो मुझसे पहले बहुत सारे लोग ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं, बहुत जगह अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा वीडियो सजेशन में तभी जाएगा जब इस पर अच्छे लाइक्स होंगे। एक तो व्यूज़ बहुत कम है, ऊपर से अगर लाइक भी नहीं होंगे तो सजेशन में भी नहीं जाएगा, और चैनल बंद करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, यदि शेयर भी करने में आपको परेशानी हो तो। और यदि जो लोग शेयर करते हैं मेरे वीडियोस को, और मेरे सब्सक्राइबर्स जो पढ़वाने में मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे बताते भी हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। जो मुझे बिना बताए भी मेरी मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हृदय से धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे नए हैं, आज ही ये पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ रेड कलर से सब्सक्राइब बटन लगा हुआ जो बना हुआ है उसे प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, विशेषतः आपकी जो भी परीक्षा हो उसके हिसाब से आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा ज़रूर कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नेट परीक्षा के अलावा। ठीक है, आइए अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते और कहते कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है, अब आपके पास जो आए उससे कह दो कि हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब तो वो एसपी के जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, एसपी से भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वो आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी से भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब भी लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूँ, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ निर्दोष है, पर वह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे ... यानी तब वे कहाँ जाएंगे? माता दी ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। सोचिए क्या व्यंग्य है, क्या तर्क है, क्या तर्क दे रहा है कि ये कह के काम की छुट्टी हो जाती है कि ऊपर से ऑर्डर है ऐसा करने का। माता दी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। ठीक है, बहुत ही सटीक बात लिखी है यहाँ पर साई जी ने कि ऊपर से हो रहा है, ये कह के 25 साल से हमारी सरकार को ये बचा रहा है, तुम भी सीख लो। मुहावरा बन गया है ये बात। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दी ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वो कहे वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दी ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया गया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे ज्ञात कर लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, वहाँ पहले से पहुँच जाता है।
मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागिर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे कि यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी, तभी ऐसी उठपटांग बातें करता। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दी ने घुर्रा कर कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल जाना नहीं चाहते। माता दी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दी के चरणों पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर डाली। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस को ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लगा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते, यानी नेताओं के कपड़े ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवार से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कर रहा था, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा कि ये कई रात से सोए नहीं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, लेकिन जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटाने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्यवाद बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले भाले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई आदमी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फांस दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने तक नहीं जाता, डरता है कि कहीं पर उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि कहीं उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए, यानी कि आपका राम राज्य आपको ही मुबारक हो यदि इसे आप राम राज्य की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा राम राज्य हमें अपने चंद्रलोक में नहीं चाहिए। तो ये है एक बहुत ही सटीक व्यंग्य रचना है।
पूरी तरीके से निष्कर्ष निकाल के पूरी कार्यप्रणाली पहले हमें पुलिस प्रशासन की समझाई और उसका निष्कर्ष क्या निकला यह भी बता दिए, ताकि जो केवल इस रचना को पढ़कर हंसने का काम ही हम ना करें बल्कि गंभीरता से विचार कर सकें कि इस प्रकार पुलिस की कार्यप्रणाली से इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार मानवीय संवेदनाएं नष्ट हो रही हैं इस भ्रष्टाचार के कारण, यह भी हमने देख लिया। और जितने वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बराबर बनी हुई है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और अपने जीवन में घटित किसी न किसी घटना से आप इसे रिलेट कर पाए होंगे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया। आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी बेहतरीन रचनाएं पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।